बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये माहिदा एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर एक डिवाइड पैदा कर रहे हैं। जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में माहिदा हुआ, पहले तो ये समझ लें कि अभी तक हम क्या जानते हैं और ये माहिदा है क्या। तैयब उर्दगान का एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, उन्होंने वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 का हवाला दिया था। ये जो आर्टिकल है, ये दिफाई नुक्ता नज़र से इजाज़त फ़राहम करता है ममालिक को या उनके जो अलाइंस बने हुए हैं उन्हें, कि वो अपना दिफा कर सकें किसी भी जारहियत की सूरत में। लेकिन ये चीज़ें कंडीशनल होती हैं। एक्चुअली मुआहिदा क्या है और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसका हमें आइडिया आने वाले दिनों में हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक तो चीज़ें होंगी, क्योंकि 3 ममालिक अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान नहीं भी करेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद ममालिक जब इसमें शामिल होंगे, फ़र्ज़ करें मिस्र इसमें आ जाता है, यूएई आ जाता है, कुवैत या कतर इसमें शामिल हो जाते हैं, या बहरीन इसका हिस्सा बनता है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मुस्तकबिल में पता चलेंगी। या तुर्की से आपको खबरें मिल जाएंगी, क्योंकि तैयब उर्दगान ने तो एक आर्टिकल का हवाला भी दे दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा का है। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक इन्फॉर्मेशन दी, और वैसे ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी है। पाकिस्तान के मीडिया को DGISPR की जानिब से, ISPR के महकमे की जानिब से कुछ हदायत जारी की गई हैं इस मुआहिदे को लेकर। अब पाकिस्तान के जो न्यूज़ रूम्स हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि ISPR की जानिब से उन्हें बाउंड कर दिया गया है कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी इस मुआहिदे को लेकर। इसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि इस मुआहिदे को किसी भी किस्म के एटमी ताउन के हामिल इक़दाम के तौर पर पेश ना किया जाए। यानी पाकिस्तान के पास क्योंकि एटम बम है, तुर्की के पास और सऊदी अरब के पास नहीं है, तो इससे ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हमारी जो एटमी सलाहियत है या हमारे पास जो एटम बम है वो भी मुश्तरका तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसे किसी इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद या मुस्लिम उम्मा के इज्तमाई दिफाई ब्लॉक की बुनियाद पर पेश ना किया जाए, इस तौर पे इसको पेश ना किया जाए। देखिए, पाकिस्तानियों को तो ये चूरन दिया जाता है कि ये खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ हमारा जो मुआहिदा है ये हरमैन पाक की हिफाजत के लिए है। लेकिन यहाँ पे मीडिया को कहा गया कि आपने ये इस तरह का कोई इस्लामी ब्लॉक टाइप का भी आपने पेश नहीं करना, माजी में इसके बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे। और इसे नेटो तर्ज के इज्तमाई दिफाई इंतज़ाम के तौर पर ना तो बयान किया जाए और ना ही इससे इसका मवाजना किया जाए। यानी नेटो के साथ इसका आपने मवाजना नहीं करना, वरना उन्हें यह लगेगा कि उनके खिलाफ एक और फोर्स खड़ी होगी या सामने आ गई। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर ये मुआहिदा है क्या? इसमें ना ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वज़ीर दिफा हैं, वो वहाँ पे मौजूद भी थे। उन्होंने इसको दहशतगर्दी के हवाले से एक मुआहिदा करार दिया है। अभी इसकी शक्लें सामने नहीं आई, लेकिन दहशतगर्दी उन्होंने कहा जैसे कि सऊदी अरब को ख़तरा है हौसियों से, वो दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तानियों को ख़तरा है अफ़गानियों से, वहाँ से दहशतगर्द TTP वाले आते हैं। इसी तरह कुर्द जो हैं वो दहशतगर्दी करते हैं वहाँ पे तुर्की के अंदर, और तुर्की भी दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क रहा, वहाँ खुद कुछ धमाके भी होते रहे, बहुत दहशतगर्दी हुई है। तो उन्होंने इसको इस ऑर्बिट में देखा। देखें, इस वक्त जो सऊदी अरब के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है वो यमन के अंदर जो हौसी हैं वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाए और उनके साथ फिर एक लड़ाई की जाए तो आप दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, ना कि आप किसी मुल्क से लड़ रहे हैं। तो ये एक और एंगल है इस चीज़ को देखने के लिए। फ्यूचर में ये और क्लियर होता जाएगा। लेकिन अंसार अब्बासी साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उसमें वो ये कहते हैं जी कि लोग खुश नहीं हो रहे। ये कौन लोग हैं जो इतना बड़ा मुआहिदा हो गया वो खुश नहीं होते? तो मैं आपको एक सादी सी चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं जो अपनी हर कामयाबी पे खुश होते हैं, हर नाकामी के ऊपर वो दुखी हो जाते हैं। मगर टाउट्स पता क्या चाहते हैं? टाउट्स ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान को बतौर मुल्क या कौम कोई भी कामयाबी मिले तो उसको जवाज दिया जाए जालिमों के इक़्तिदार के लिए। यानी अगर पाकिस्तान को 25 करोड़ लोगों के मुल्क को कोई भी कामयाबी मिलती है तो बजाय इसके कि पाकिस्तानी उस कामयाबी पे खुश हों, बल्कि वो जवाज़ के तौर पे पेश करेंगे, जनाब ये अब बंदे जो है ना, चाहे इन्होंने हलफ तोड़ा, चाहे ये जाली तरीके से आए, अब ये मुसल्लत हैं, इनको आप माने कि ये अच्छे लोग हैं, या ये लोग जो है इनको जस्टिफाई किया जाए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मुआहिदा बहुत अच्छा है, मगर इससे जाली हुकूमत असली नहीं बनेगी। ये मुआहिदा बड़ा ज़बरदस्त है, शानदार है, मगर जो 45 और 47 का फ़र्क है उसे ये मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकेगा। ये मुआहिदा तारीखी नौइयत का है, मगर ये आइन की खिलाफ वर्जियों और हलफ तोड़ने को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये मुआहिदा कमाल है,
मगर ये इंसानी हकूक की पामालियों और बार बार रियासती कत्लेआम पर पर्दा नहीं डाल सकता। ये मुआहदा जितना भी अच्छा हो, ये जबरी गुमशुदगियों का बोझ नहीं उठा पाएगा। इस मुआहदे को आप सोने से लिख लीजिए, मगर ये जेलों में पड़ी बेगुनाह खवातीन को गुनाहगार या मुजरिम साबित नहीं कर सकता। यह मुआहदा फ्रेम करवाकर हर पाकिस्तानी के घर में लगवा दीजिए, मगर यह मुआहदा 9 मई, 26 नवंबर, मुरीद के, रावलाकोट और बहुत सारे होने वाले जो कत्लेआम हैं उन्हें जायज करार नहीं दे सकता, उन्हें जायज नहीं कर सकता। लोग इस मुआहदे से जितने भी खुश हों, यह उनकी जिंदगियों को नहीं बदल सकता। जो तल्ख हकीकतें हमारे सामने मौजूद हैं उन्हें तब्दील नहीं करेगा यह मुआहदा कभी भी। क्या इस शानदार मुआहदे में यह लिखा हुआ है कि आज के बाद कोई भी बंगाली, महाजर, पठान, बलूच, कश्मीरी या पंजाबी और सिंधी गद्दार नहीं कहलाया जाएगा? यह आग तो अब जलती रहेगी ना, यह आग तो लगाई गई है, यह तो बुझने की नहीं है। फिर कौम खुद तो खुश है। एक बात याद रखिएगा, कौम तो खुश है मुआहदे से कि ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान का इंटरनेशनली एक मुआहदा हुआ और सारे ही इससे खुश हैं। लेकिन अंसार अब्बासी और इस जैसे लोग ये साबित करने के लिए तुले हैं कि नहीं नहीं, लोग खुश नहीं है। भाई क्यों नहीं खुश? लोग खुश हैं, लेकिन वो इन जाली हुक्मरानों और जालिम रजीम के साथ मिलकर नाचना और गाना नहीं चाहते। ये है थोड़ा सा फर्क, ये टाउट्स को समझ नहीं आएगा। टाउट्स ये चाहते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान का कुछ भी अच्छा हो जाए तो फौरी तौर पे आसिम मुनीर साहब के तमाम मजालिम को तस्लीम कर दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ये जुल्म भी करे तो कोई बात नहीं, इसने अच्छा किया। नहीं, जो जालिम है वो जालिम ही रहेगा। जो जुल्म शहबाज शरीफ सरकार ने किया वो जुल्म ही रहेगा। जो जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो जुल्म ही रहेगा। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो आपके गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल देगा, वो गुनाह वहां पे मौजूद रहेंगे, वो जराइम आपके वहां पे मौजूद रहेंगे। यहां हल्फ तोड़ा गया, यहां आइन तोड़ा गया, ताहयात इस्तिस्ना लिए गए, यहां पे जो है इंसानी हकूक की पामालियां की गई, यहां पे इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया गया, कत्लो गारतगिरी की गई, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया, पाकिस्तान की मईशत डबो दी गई, पाकिस्तान के अमन व अमान को दहशतगर्दों को लाकर बसाकर बर्बाद कर दिया गया। ये थोड़े से मैंने आपको बताए, बहुत सारे जराइम की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। वो सारे जराइम जस्टिफाई कैसे हो सकते हैं एक मुआहदे के बाद? यानी पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत जाए तो ये कहते हैं जनाब फील्ड मार्शल का शुक्रिया, अब आप सारे गम भूल जाएं। क्यों जी भूल जाएं? पाकिस्तानी जालिम रजीम के साथ मिलकर नाचना और गाना नहीं चाहते। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जिनको उन्होंने मुंतखब किया वो लोग सामने आए। हो सकता है कल को वो PMLN को मुंतखब कर दें, बिलावल को कर दें, जमात इस्लामी या फजल रहमान को कर दें, या PTI को दोबारा कर दें। तो जिनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। और इसको ना आप जोड़ के नहीं देख सकते चीज़ों को, ये बहुत कम्प्लेक्स है। लोग दुखी हैं, तकलीफ में है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं, इदारों के साथ उनकी एक दूरी पैदा हो गई है। अब ये मुआहदे उन दूरियों को ख़त्म नहीं कर सकते। लोग इस मुआहदे से खुश ज़रूर होंगे, लेकिन वो जो गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उन्हें आप ख़त्म नहीं कर सकते। 27 सितंबर को एक दिन का एहतजाज नहीं होगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा। एक तो बैरिस्टर गौहर की वालदा का इंतकाल हुआ, वो काफ़ी रंजीदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सब्र अता फरमाए। और ये बड़ा नुकसान होता है किसी भी बेटे के लिए, उसकी माँ चली जाए तो अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी यहाँ रुकेगा नहीं। 27 तारीख को एक दिन का एहतजाज नहीं होगा, बल्कि ये एक लंबा एहतजाज होगा और प्लानिंग करके आएंगे। अब ये प्लानिंग क्या है, किस तरह से है, इसकी तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से होनी चाहिए। यहाँ पे एक एक मिनट कीमती है, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं, मैं रोज़ाना एक वीलॉग करके आपको बताता हूँ कि अभी तक तैयारियाँ हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही। ना तो इत्तेहादियों के साथ कोई मुशावरत अभी शुरू की गई है, ना तो बड़ी तेज़ी से जो है वो तैयारियां की जा रही है, ना नौजवानों को मोटिवेट किया जा रहा है, ना ग्राउंड के ऊपर टीमें बनाकर निकाली गई हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर ये निकलते हैं और पैदल जाते हैं, स्वाबी तक गाड़ियों में जाते हैं और वहाँ से आगे ये पैदल इस्लामाबाद जाते हैं, तो इनको चंद दिन लगेंगे पहुँचने में, और वो चंद दिन मौजूदा सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ जाएंगे अगर लाखों लोग शामिल हुए इस काफ़िले में जो बढ़ रहे होंगे इस्लामाबाद की जानिब। तो फिर ये एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा उनके लिए। नाज़रीन, जैसे ये पता चला सरकार को कि अब यहाँ पे एहतजाज की तैयारियाँ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा निकलेगी, तो देखें उनके पास कितना वक्त है। उनके पास बहुत वक्त है। उन्होंने फौरी तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी से मुताल्लिक एक अहम तरीन बंदे को गिरफ्तार करने के लिए प्लान किया, और वो बंदा है आमिर मुगल। आमिर मुगल जो है वो तब से अब तक रूपोश हैं, लेकिन रूपोश होने के बावजूद वो हर मुजाहरे के अंदर भी आ जाते हैं और वो निकल कर एहतजाज भी करते हैं। वो
रावलपिंडी इस्लामाबाद जो जुड़वा शहर है, वहाँ के नौजवानों को मोटिवेट भी करते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक पकड़े नहीं गए, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके पीछे एक वजह यह भी है कि वो भरोसा नहीं करते किसी के ऊपर भी, और वो अपने तरीके से चलते हैं। अब सबीन यूनुस साहिबा हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार ऐसे किया गया कि अगवा कर लिया गया इन्हें इनके घर से। यानी 6 अगस्त की सुबह 8 बजे दरवाज़ा खटका, सबीन यूनुस ने गेट खोला तो सादा कपड़ों में मलबूस अगवाकारों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अपनी गाड़ी में लेकर निकल गए। सबीन यूनुस के शौहर मुल्क से बाहर रहते हैं, मुलाजमा और बच्चे जो है वो अपने कमरों में सो रहे थे। किसी को पता ही नहीं चला कि खातून घर से अगवा होकर चली गई है। नामालूम मुकाम पर ले जाया गया खातून को, और ये वकील के ज़रिए से मालूमात आमिर मुगल तक पहुंची हैं। जब सबीन यूनुस को बाद में पेश किया गया अदालत में, तो वकील के ज़रिए से उन्होंने ये सारी मालूमात आमिर मुगल तक पहुंचाई हैं, उससे पहले उन्हें नहीं पता था। वो ये कहते हैं उन्हें नामालूम जगह पर ले गए और उन्हें कहते रहे कि किसी तौर भी आमिर मुगल को पकड़वा दो, तुम्हें हम छोड़ देंगे। आमिर मुगल की किससे ज़्यादा दोस्ती है, किसके साथ सफ़र करता है, एहतजाज में कैसे आया, किसके साथ आया, किसके साथ वापस गया, किस किस पर वो ज़्यादा एतमाद करता है, किसके पास रुकता है, ये सब कुछ तुम हमें बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो कहते हैं 11 बजे जब बच्चे उठे तो बच्चों ने बार बार अपनी माँ को फ़ोन करना शुरू किया। तो अगवाकारों ने कहा कि अपने बच्चों से कहो कि एहतजाज की वजह से गिरफ्तारी का खतरा है, इसलिए मैं किसी रिश्तेदार के घर आ गई हूँ। शाम तक तकरीबन 3 बार सबीन यूनुस ने आमिर मुगल को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि सब खैरियत है, आप एहतजाज करके वापस निकल गए हैं, कोई मसला तो नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भी गिरफ्तार होने का खदशा है, तो मैं क्या करूँ। तो आमिर मुगल कहते हैं मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये सबीन यूनुस किसी की कैद में है या किसी ने इन्हें पकड़ा हुआ है। तो मैंने इनको यही कहा ठीक है आप साइड पे रहें, अल्लाह ताला खैर करेगा। मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ वो ये कहते हैं कि सबीन यूनुस के अगवाकार जो है वो फ़ोन करवा रहे हैं। फिर दोबारा फैमिली से बात करवाई सबीन यूनुस की, और उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि ख़तरा है, मैं आज रात बाहर ही रहूँगी। और फिर अगले दिन 3 बजे उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया, जब आमिर मुगल को पकड़ने में पाकिस्तान के जो सपूत हैं वो कामयाब ना हो सके। अब उन्हें डाल दिया गया जो F10 में कश्मीरियों के हक़ के लिए एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ था, उसमें डाल दिया गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक इज़्ज़तदार खातून है, उनके बच्चे हैं, उनका घर है, उन्हें आते हैं उनके दरवाजे से अगवा करके ले जाते हैं। फैमिली को कुछ पता नहीं कि घर की खातून दरवाजे से अगवा हो गई। और अगले दिन दोपहर 3 बजे तक, यानी अगले दिन सुबह 8 बजे जो है वो हो गए 24 घंटे, और उसके बाद आप 7 घंटे और डाल लें तो ये 31 घंटे तक एक खातून को जबरी तौर पे गुमशुदा रखा गया और उनसे कोशिश की गई कि वो किसी और को भी पकड़वा दें। अब ये पॉलिटिकल खातून है, एक आम इज्जतदार घराने की खातून है। देखें कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है ये पाकिस्तान में की जा रही। क्या ये ज्यादतियाँ इस मुआहदे से ख़त्म हो जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं, लोग नहीं भूलेंगे इसे। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उनके ख़ानदानों को हरास किया जा रहा है। हमारे सैकड़ों सहाफ़ियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, उनमें बहुत सारे इस्लामाबाद में भी काम करते हैं। उनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में हमने किसी आवाज़ को छोड़ना ही नहीं है। हर एक को पकड़ा जा रहा है, हर एक के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों की खवातीन को हरासा किया जा रहा है। वकास जावेद खान साहब की फैमिली, वो उन्होंने वीडियो भी भिजवाई मुख्तलिफ दोस्तों को, सोशल मीडिया पे भी आई कि जनाब वो उनके घर के ऊपर जाके हल्ला बोल दिया पुलिस ने, और वो वहाँ पे थे भी नहीं। बड़े पैमाने पे इकट्ठे होकर चले जाते हैं, सादा कपड़े वाले आगे जाते हैं, पीछे से सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस वाले यूनिफॉर्म वाले पहुँच जाते हैं। एजेंसियाँ यही काम कर रही हैं जनाब, आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी सारे पकड़ लो और कुछ नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि क्या ये जुल्म मिट जाएगा? सेनेटर मुश्ताक जो है वो जेल के अंदर इस वक्त भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं कि फौरी तौर पे जो तलबा है उन्हें रिहा किया जाए। 88 कश्मीरी तलबा को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए कि वो अपने हक़ के लिए मुजाहरा कर रहे थे और बिल्कुल पुरअमन थे। उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। तो सेनेटर मुश्ताक ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए भूख हड़ताल कर दी। मुतालबा उनका ये है कि कश्मीरी तलबा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना मैं भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करूँगा। अब ये जो जुल्म है ये मुआहदे से ख़त्म हो जाएगा। भाई मुआहदे से कौम खुश है, लेकिन आपसे खुश नहीं है। टाउट ये चाहते हैं कि कौम नाचे गाए, डांस करे और खुशियां मनाए। भाई कैसे नाचे गाए या लाशें गिर रही हैं?
इंसानों को मारा जा रहा है। ये नाच गाना सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके सीने में दिल नहीं है। जैसे मरियम नवाज आतिशबाजी करवाती है, जैसे मरियम नवाज अरशद शरीफ के कत्ल वाले दिन केक काटती है, जिस तरह कश्मीर में लाशें गिरती हैं वो आतिशबाजी करवाती है, ये लोग कर सकते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता। आम पाकिस्तानी के अंदर दिल है और वो अपने बाकी भाइयों की तकलीफ को समझता है। चेयरमैन नैब जो है नज़ीर भट्ट, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नज़ीर भट्ट है, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि करप्शन के समंदर में मुझे फेंक दिया, मेरे हाथ तो खोलें। यानी अभी भी भट्ट साहब को लगता है उनके हाथ नहीं खुले हुए। भट्ट साहब के हाथ जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुले कि बनाओ केसेस, पकड़ो किसी को, इधर से डालो उधर से डालो। इन्हें करप्शन मिली ही नहीं भट्ट साहब को। जो असल करप्ट जमाते हैं उन्हें लाकर बैठा दिया इक्तदार के अंदर, पीपल्स पार्टी और PMLN को और बाकियों को। अब उनको पकड़ने जाता है जब भट्ट साहब, तो वो उनको रोक दिया जाता है कि नहीं जाना, हाथ बांध दिए जाते हैं। देखिए ना, PTI के खिलाफ तो किसी के हाथ नहीं बंधे ना। एक कांस्टेबल भी जाए तो PTI के चेयरमैन को जाके चपेट मार सकता है। ये हम देखते हैं ना, एक कांस्टेबल भी चाहे तो जाके उनकी बहनों को घसीट सकता है, इमरान खान की। तो PTI के मामले में तो भट्ट साहब के हाथ नहीं बंधे हुए। भट्ट साहब के हाथ बंधे हुए उन पॉलिटिकल पार्टीज या माफियाज के मामले में जो इस वक्त इक्तदार के झूले ले रहे हैं। तो एक तो इससे ये कंफर्मेशन हो गई कि नैब आज़ाद नहीं है। ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि नैब आज भी आज़ाद नहीं है। उसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है और अपने रिटायर्ड जर्नल के जरिए कर रही है। नंबर 2 बात ये पता चल गई कि करप्शन तो बहुत है, करप्शन का समंदर है, लेकिन नैब को इजाज़त नहीं है कि करप्ट लोगों पे वो हाथ डाले। अब ये कौन लोग हैं जिन पे हाथ नहीं डालना? या तो ये कोई मिलिट्री जर्नल होंगे जिन पे हाथ नहीं डालना, या कोई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट होंगे जिन पे हाथ नहीं डालना, या कोई बाअसर सियासी शख्सियात जो इस वक्त हुकूमत में है और आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन पे हाथ नहीं डालना। बाकी देखें, PTI के लिए तो खुली छूट है, आप जब मर्जी हाथ डालें। देखें, ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है जो जनरल रिटायर नज़ीर भट्ट ने किया है नैब के हवाले से, कि नैब के पास कोई इख्तियार नहीं है। नाज़रीन, एक हड़ताल हुई पाकिस्तान में और ये बड़ी खबर है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने कहा जी अभी हम गाड़ियाँ साइड पर खड़ी कर रहे हैं, अगर हमें डराने और धमकाने की कोशिश की गई तो गाड़ियाँ हम सड़कों के बीच में खड़ी कर देंगे। ये मलिक शहजाद ऐवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सदर हैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के। अच्छा, इनके जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उन्होंने भी इनका साथ दिया। नाज़रीन, एक और खबर मैं आपको देता हूँ। पंजाब में बहुत ये डंका बजाते हैं ना, पंजाब ने ये कर दिया वो कर दिया। एक तो ये सारे मंसूबे उस्मान बुज़दार के हैं या परवेज़ इलाही के हैं, जिनके ऊपर आकर मरियम नवाज़ अपनी तख्ती लगा कर जाती हैं। वो जितने आइडियाज़ थे वो उनके थे, और जो मंसूबे हैं उनकी सिर्फ नाम तब्दील करते हैं, वो मरियम नवाज़ अपने नाम से रख लेती है। कोई मंसूबा इन्होंने ऐसा नहीं लगाया। एक इनका अपना कारनामा है जिसको आप कहते हैं सुथरा पंजाब। सिर्फ एक ही काम इन्होंने किया, और सुथरा पंजाब में जो मुलाजमीन खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिस तरह वो बेचारे रोते पिटते हैं, हर चौथे दिन वो एहतजाज करते हैं। जितनी बड़ी करप्शन उस मंसूबे में हुई, वो एक ही मंसूबा लेकर आए और वही मंसूबा करप्शन से लुथड़ा हुआ निकला। अब पंजाब हुकूमत के पास फंड्स की कमी है। मेट्रो बसेस चलाने वाली कंपनी को फ्यूल फंड्स की अदम फराहमी हो रही है, यानी उन्हें फ्यूल फंड्स ही नहीं दिए जा रहे। निजी कंपनी ने ये एक लेटर जारी कर दिया, VEDA, वेडा कंपनी का नाम है। उन्होंने कहा जी कि फ़ंड्स अगर हमें फराहम ना किए गए तो 11 अगस्त से हम लाहौर में मेट्रो बस की सर्विसेज बंद कर देंगे। ये इनके हालात हैं। दावे इनके कितने बड़े बड़े हैं जनाब। मुआहदा हो रहा है, इधर बस नहीं चल रही तुमसे। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मर रहे हैं, आप मुआहदा कर रहे हैं दूसरे मुल्कों को बचाने के लिए। अब देखते हैं ना कि कितने सऊदी फ़ौजी और तुर्किश फ़ौजी पाकिस्तान में आते हैं दहशतगर्दी से लड़ने के लिए। हम इसका इंतज़ार करेंगे। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।